नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने एक सीरीज को चालू कर रखा है, सीरीज का नाम है महाकुंभ 2025। एक महाकुंभ कहां पर है? प्रयाग में। एक महाकुंभ यहां पर चालू है। कंटिन्यू क्लासें आप लोगों के पास में आ रही हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 का जो प्री होने वाला है, बिल्कुल पास में इसकी डेट आ चुकी है। उसी की क्लासें एमसीक्यू से संबंधित आप लोगों के पास में आ रही हैं, है ना। आज की इस क्लास में जो मुख्य चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं यूनिट 2 की, जो हमारी 6वीं क्लास है। कौन सी? 6th क्लास है। और इस क्लास से पहले 5 क्लासें जो अपलोड हो चुकी हैं उनको आप लोगों ने देखा भी। जिन लोगों ने नहीं देखा है उन क्लासों को लोग जरूर देख लें, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद आप लोगों के लिए होंगी, क्योंकि उसमें जो प्रश्न हैं, प्रश्नों के जो उत्तर हैं, उन उत्तरों के साथ साथ में उसको इस तरीके से समझाया गया है कि आपको बहुत सारी चीजें जो है वो याद होती चली जाएंगी। चलिए दोस्तों, अपन इस क्लास को चालू करते हैं। मुख्यतः ये जो क्लास हमारी होगी वो किस पर होगी? ये जो क्लास होगी मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार हैं, है ना, जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, जैसे कि कालिदास हैं, भवभूति हैं, मान लेना ना, और इसके बाद में भर्तृहरि हुए, और बहुत सारे हैं जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, बाल बैरागी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इन सभी रचनाओं से संबंधित एक ना एक प्रश्न को पूछा ही जाएगा, हो सकता है 2 प्रश्न पूछ लिए जाएं। चलिए दोस्तों, इस क्लास को चालू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि प्रत्येक यूनिट की जो क्लासें हैं वो सुबह और शाम में आप लोगों के पास में आ रही हैं। और इन क्लासों को आप लोग देखिए। यदि आप लोगों ने पहले से पढ़ाई कर रखी है तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है, और यदि नहीं कर रखी है, आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो भी आप इन प्रश्नों को देखेंगे तो हो सकता है, उम्मीद है कि आपके लिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वहां पर आ जाएं, या फिर आप ऐसे प्रश्न जिनको आप हल नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर जो आपका कंफ्यूजन दूर होगा वहां से आप उनको हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाँ चलिए भैया, महाकवि कालिदास को कौन नहीं जानता, नाम तो सभी लोगों ने सुन रखा है। महाकवि कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर। किसके दरबार में रहा करते थे? किसके 9 रत्नों में से ये शामिल थे? देखिए, कालिदास से जो प्रश्न है वो पूछे जाने की संभावना अक्सर बनी ही होती है। व्यक्तित्व इतना महान है, इतना बरगदमयी इनका व्यक्तित्व है कि आसपास में जितने भी कवि हैं वो सभी इनके नीचे आ जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कोई बड़ा है कोई छोटा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर इनका जो अपने आप में व्यक्तित्व है वो इनकी रचनाओं के कारण निखर कर आ रहा है। वो कौन कौन सी कैसी कैसी रचनाएं हैं, उन रचनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो महाकवि पहले तो देख लेते हैं कहां पे, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। दूसरी बात महत्वपूर्ण कि ये किसके दरबार में रहा करते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के, है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। अब यहाँ पर आप लोग बात को अच्छे से समझ लें दोस्तों। वो समझने वाली इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में एक नया वंश जोड़ा गया है जिसका नाम है गर्दुल्य वंश। उस गर्दुल्य वंश में भी एक विक्रमादित्य हैं, और जब हम मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें भी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं उनके दरबार में कालिदास रह रहे हैं। तो ये 2 बातें हैं, और 2 बातें अगर देखा जाए तो इतिहासकार अपने अपने अनुसार इसको प्रस्तुत करते हैं। हमें इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है कि हम सोचे कि नहीं यार कालिदास यहाँ थे, कालिदास वहाँ थे। हमें इतना याद रखना है कि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में थे। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चाहे मध्य प्रदेश वाले हों चाहे भारत वाले हों, समझ रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश वाले हों चाहे भारत वाले हों, वो दोनों जगह के कालिदास को बताते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में मध्य प्रदेश को बताया जाता है, और जो वहाँ पे है कालिदास जो गुप्तों वाले हैं, तो उनके समय में जब भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है। इसमें अपन को अपना समय बर्बाद नहीं करना है, हमें मुख्यतः कालिदास जी की रचनाएं याद कर लेनी है, और कालिदास किससे संबंधित है हमको ये याद रखना है बस, ठीक है। वो ऑप्शन कभी आपको ऐसे नहीं देंगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उज्जैन वाले दे दिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन से दे दिए? जो पाटलिपुत्र वाले हैं। हालांकि उनकी भी राजधानी कुछ समय के बाद में क्या रही है? उज्जैन रही है ना, उसको दूसरी राजधानी कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन जो है वो बना रहता है, इसको बने रहने दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे कौन? जो हिस्टोरियन है, अपन को उनसे मतलब नहीं है, अपन को अपने प्रश्न के उत्तर देखने हैं, ठीक है। अब देखते हैं महाकवि कालिदास जी की रचनाएं। इनकी देखिए कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि है कुमार संभव, कुमार संभव और रघुवंशम, रघुवंशम। ये क्या है? ये महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। तो याद रखिएगा, महाकाव्य। चलिए भैया, कुमार संभव और रघुवंशम ये दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों जो है वो है महाकाव्य। और इसके अलावा देखा जाए तो मेघदूत, मेघदूत और ऋतु संहार, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। ऋतु संहार ये क्या है? ये इनके खंड काव्य हैं। चलिए भैया, ये क्या हो गए? खंड काव्य हो गए। फिर इसके बाद में 3 नाटक हैं। कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम,
और विक्रमोर्वशीय, और अंतिम क्या है? मालविकाग्न मित्र। क्लियर? ये इनकी पूरी की पूरी रचनाएं हैं। तो ये नीचे वाले क्या हो गए? इनके नाटक हैं। बीच वाले क्या हो गए? इनके खंड काव्य हैं। और ऊपर वाले क्या हो गए? इनके महाकाव्य हैं। किनके? कालिदास जी के। मुख्यतः किसके कवि हैं? संस्कृत के कवि हैं। ये भी याद रखिएगा, किसके कवि हैं? संस्कृत के कवि हैं। ये रचनाएं वो हैं जिनकी वजह से इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या कहता है? आगे वाला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? महाकवि भर्तृहरि किसके बड़े भाई थे? देखिए कितना शानदार प्रश्न है। अभी मैंने गद्य बिल्वंश की आप लोगों से चर्चा की थी, उसी से संबंधित हैं भर्तृहरि। ये पहले तो एक महान राजा हुआ करते थे, फिर कुछ समय के बाद जब उनको अपनी पत्नी से धोखा मिलता है तो उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? सन्यासी हो जाते हैं, संत हो जाते हैं। तो ये संत के रूप में भी जाने जाते हैं और राजा के रूप में भी जाने जाते हैं। ये किसके भाई हैं? ये विक्रमादित्य के ही भाई हैं, है ना? विक्रमादित्य। पहली बात तो ये हो गई। इन्होंने कुछ अपनी रचनाएं कर रखी हैं। उन रचनाओं को जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है तो वो कौन कौन सी रचनाएं हैं? जैसे एक है श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक। एक है नीति शतक, नीति शतक। और एक है वैराग्य शतक, वैराग्य शतक। ठीक है ना? ये तीन उनकी रचनाएं हैं। श्रृंगार शतक है, नीति शतक है और वैराग्य शतक या वैराग्य शतक। इनकी तीन रचनाएं हैं। ये किसके दरबार में है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, सॉरी माफ करिएगा, दरबार में नहीं, उनके बड़े भाई हैं। राजपाट फिर दे देते हैं, क्योंकि इनकी जो पत्नी है वो धोखा दे देती है इनको। फिर ये सोचते हैं कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है। तो जब पत्नी से प्रेम था तब उन्होंने क्या लिखा? श्रृंगार शतक, क्योंकि प्रेम में डूबे हुए थे। फिर उसके बाद में राजा रहे तो ये नीति शतक भी लिखी, क्या क्या नीति है। जब उनको समझ में आ गया कि संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है तो उन्होंने लास्ट में क्या लिखा है? वैराग्य शतक। वैराग्य में कब होता है? जब बहुत ज्यादा दुख हो जाता है तो उन्होंने फिर उसमें वैराग्य शतक लिखा है। ठीक है ना? भर्तृहरि की गुफाएं भी कहां से संबंधित हैं? उज्जैन से संबंधित हैं। ठीक है? भर्तृहरि गायन जो अपन कल चर्चा कर रहे थे, गायनों में तो भर्तृहरि गायन भी कहां गाया जा रहा है? मालवा में गाया जा रहा है। और संत सिंगाजी गायन कहां पर गाए जा रहे थे? तो संत सिंगाजी जो गायन है वो वहां पर है निमाड़ वाले क्षेत्र में। तो इनमें आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना है ना। बार बार हमें जो कंफ्यूज होते हैं हम इसी चक्कर में, संत सिंगाजी यहाँ के थे कि भर्तृहरि यहाँ के थे। तो भर्तृहरि मालवा वाले क्षेत्र के, संत सिंगाजी निमाड़ वाले क्षेत्र के। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जब ऑप्शन आएंगे ना ये प्रश्न सरल दिख रहा है आपको। महान कवि भर्तृहरि किसके बड़े भाई थे, है ना? मान लो ऐसा आया था कि महान कवि भर्तृहरि कहाँ से संबंधित थे, तो मालवा देंगे और निमाड़ भी देंगे। तो आप सोचो निमाड़ के संत सिंगाजी थे कि नहीं, तो लगाओगे निमाड़ तो गलत लगा रहा हो। इसलिए यही मेन क्लास तो ये इसीलिए है। एमसीक्यू तो चलो भैया हो ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ से समझा भी तो जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न है कि महावीर चरित के लेखक कौन है? महावीर चरित के लेखक मालती माधव हैं, कालिदास हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं या संग्राम शाह हैं? चलिए ये बताइए इसका क्या आंसर होगा। महावीर चरित के लेखक कौन है? महावीर चरित के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं कौन है? मालती माधव, कालिदास, माखनलाल चतुर्वेदी या संग्राम शाह। चलिए देखिए इसका जो आंसर है दोस्तों वो है भवभूति। क्या नाम, क्या है? भवभूति। एक भवभूति कवि हैं जिनकी कुछ रचनाएं हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ही गलत है। क्या है? मालती माधव, कालिदास, माखनलाल चतुर्वेदी, संग्राम शाह। ये जो मालती माधव है ये भी एक रचना है। किसकी रचना है? ये रचना है भवभूति की। और ये जो महावीर चरित है ये भी किसकी रचना है दोस्तों? तो ये भी भवभूति की रचना है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लेना। मालती माधव की रचना है। मालती और माधव दोनों की प्रेम कहानी है जो किसकी है? भवभूति की है। महावीर चरित भी भवभूति की है। अब भवभूति की एक और रचना को आपको याद रखना, वो है कौन सी? वो है उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित। क्लियर है? उत्तर रामचरित। यानी ये जो प्रश्न था ये प्रश्न भी गलत है। पर देखिए अगर प्रश्न गलत है तो उससे भी हमने कितनी सारी चीजों को सीख लिया। देखिए भवभूति इनके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही है, इन्हें क्या कहा जाता है भवभूति को? तो इनको कहा जाता है भारत का मिल्टन। भारत का मिल्टन। ठीक है? अब भवभूति की कुछ रचनाएं हैं जो मैंने अलग अलग लिखी, जैसे मालती माधव है, उत्तर रामचरित और महावीर चरित है। एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि जब पीडीएफ आप लोगों के पास में पहुंचे तो आप लोग उसको अच्छे से देख पाएं। एक तो मालती माधव है, मालती माधव ये प्रेम कथा है। एक है महावीर चरित,
और एक है उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित, ये जो उत्तर रामचरित है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है रामायण में, जब सीता जी वनवास की ओर चली जाती है, मतलब रावण का जो वध पूरा होकर जब राम जी आ जाते हैं, फिर जब सीता जी पे लांछन लगा दिया जाता है, तो सीता जी जब घर छोड़कर जा रही हैं, तो तब की कहानी है, और फिर राम जी के फिर से मिलन की कहानी है। तो बिछड़ना सीता जी का और फिर पुनर्मिलन, तो ये एक तरीके की पूरा नाटक या पूरी जो कहानी है वो किसमें है? उत्तर रामचरित में। कहा जाता है कि ये सबसे पहले, मतलब सबसे पहला संस्कृत का कोई दुखांत नाटक है, तो वो क्या है? उत्तर रामचरित। इसको जरूर याद रखना, अगर थोड़ा गहरा प्रश्न आ गया तो यही पूछ लेते हैं। संस्कृत का सबसे दुखांत नाटक, संस्कृत का सबसे पहला दुखांत नाटक, ठीक है ना? चलिए आगे चलें। हो गए? अब देखो कितने सारे प्रश्न एक से निकल के आए। कालिदास की रचनाएं हमने देख ली हैं। माखनलाल चतुर्वेदी होशंगाबाद के बाबई नामक ग्राम से हिमक्रीडिनी, हिमतरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा, है ना? तो ये पूरी की पूरी किससे जुड़ी हुई है? माखनलाल चतुर्वेदी से जुड़ी हुई हैं। और संग्राम साह, इन्होंने भी कुछ लिखा हुआ है, ये आप लोग बताएंगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है। जबकि संग्राम साह को यदि हम देखें तो कौन है? गौंड वंश के एक महान शासक है। कौन है? 52 किलों को जीता था इन्होंने ना, गौंड वंश के महान शासक। रानी दुर्गावती जी कौन है? ये रानी दुर्गावती जी के ससुर जी हैं ना। दलपत शाह जो है वो इन्हीं के लड़के थे, जिनकी पत्नी कौन थी? रानी दुर्गावती थी। तो ये संग्राम दास, इनको क्या कहा जाता है? आमण दास भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इस वाले प्रश्न से कितने सारे प्रश्न निकल के आ गए कि नहीं आ गए? आगे चलें। आगे का प्रश्न क्या है? हर्षचरित के लेखक कौन है? बार बार पूछा जाता है दोस्तों हर्षचरित। तो हमें एक बार में जो कवि हैं बाणभट्ट, इनकी रचनाएं याद कर लेनी है। और जो हर्ष खुद भी एक महान व्यक्ति है, एक महान शासक है, राजा है, इसने भी कुछ रचनाएं लिख रखी हैं, तो इनको भी याद कर लेना चाहिए। तो हम याद कर लेंगे, उससे संबंधित जो प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट, कालिदास, माखनलाल चतुर्वेदी या संग्राम साह? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने लिखी है क्या? हर्षचरित। और क्या क्या लिखा बाणभट्ट ने? तो बाणभट्ट ने एक तो लिखी है हर्षचरित, एक इन्होंने लिखी है कादंबरी, और क्या लिखी है? कादंबरी हो गई। और क्या लिखा है इन्होंने? एक और लिखा हुआ है हर्षचरित कादंबरी, पार्वती परिणय, ठीक है? इन्होंने हर्षचरित है, कादंबरी है, पार्वती परिणय, ये कौन है? बाणभट्ट के द्वारा लिखा हुआ है। अब देखिए हर्षवर्धन की भी रचनाएं पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछी जाएंगी। अब आप कहेंगे सर वो वाला प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तो एक साहित्य की रचना कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम साहित्यकार को देख रहे हैं, तो हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। तो उसकी कौन कौन सी रचनाएं हैं हर्षवर्धन की? हर्षवर्धन की जो मुख्य रचनाएं हैं वो हैं नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। एक बार स्क्रीनशॉट करें दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7, एक प्रश्न से कितने निकले? 7, यानी टोटल कितने हो गए? 8। अभी और निकलेंगे। हर्षचरित, कादंबरी, पार्वती परिणय, एक और है चंडी शतक। कौन सी है? चंडी शतक। हर्षवर्धन की कौन कौन सी है? नागानंदा है, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कहते हैं कि ये जो रचनाएं हैं, हर्षवर्धन को विद्या से प्रेम था, तो शायद उसने भी लिखी हैं। पर इतिहासकार ये बोलते हैं कि एक धावक नाम का व्यक्ति है। कौन? धावक। उसको पैसे दिए इसने, किसने? हर्षवर्धन ने। पैसे से मेरा मतलब है उस समय पर धन चलता होगा, धन दिया कि भाई मेरे नाम से लिख दो। तो चूंकि विद्वान तो है ही हर्षवर्धन, अपने आप को मानता भी है, तो उसने फिर धावक नाम के व्यक्ति से अपनी ये रचनाएं करवाई। ये सब प्राय जो शासक वर्ग होता था वो करता था, क्योंकि मान लो उनके पास में समय नहीं है ना, या फिर दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि हम विद्वान हैं, अपने नाम से किताबें जो है वो लिखवाया करते थे। चलिए हो गया हर्षचरित को हमने देख लिया। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न कह रहा है कि पार्वती परिणय के लेखक कौन है? भैया कौन है पार्वती परिणय के लेखक? बाणभट्ट हैं, कालिदास हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं या संग्राम साह हैं? तो अपन लोगों ने देखा क्या है? बाणभट्ट हैं। किसके दरबारी कवि थे? हर्ष के। हर्ष का मतलब हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? अंतिम हिंदू सम्राट। अंतिम हिंदू सम्राट, ये अंतिम हिंदू सम्राट है ना।
लेकिन ये ना ही कोई अंतिम ऐसा कट्टर हिंदू था और ना ही इसको सम्राट की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो उस समय भारत जो है वो राजनीतिक एकीकरण जैसे हमें वहां पे कोई भी तथ्य या सबूत देखने को नहीं मिलते हैं। अलग अलग राज्य हैं, दक्षिण भारत तो पूरा का पूरा खाली ही है, लेकिन इतिहासकार ऐसा कहते हैं तो मान लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। महाकवि पद्माकर का संबंध है सागर से, विदिशा से, भोपाल से या अलीराजपुर से। तो महाकवि जो पद्माकर हैं तो इनका संबंध कहां से है दोस्तों? पद्माकर जो है इनका जो संबंध है वो है सागर से। कहां से है? सागर से है, ठीक है ना। अब जैसे ये पद्माकर हैं तो उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है? पद्माकर जी की कुछ जैसे रचनाएं हैं, जैसे कि है गंगा लहरी, यमुना लहरी, राम रसायन, राम रसायन, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी है, यमुना लहरी है, राम रसायन है, प्रबोध पचासा है ना। ये सब जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं? महाकवि पद्माकर की हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो ये कौन है? इनको हृदयहीन कवि भी कहा जाता है, यानी हृदय नहीं है इनके पास में। केशवदास, कालिदास, कालिदास को क्या कहा गया है? शेक्सपियर कहा गया है ना, शेक्सपियर कहा गया है कालिदास को तो। और सूरदास, सूरदास को कहा गया है? बिल्कुल नहीं। या तुलसीदास जी को? बिल्कुल नहीं। तुलसीदास की रचना क्या है? रामचरितमानस है, और भी हैं राम से जुड़ी बहुत सारी रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? एक तो कठिन काव्य का प्रेत है, कठिन काव्य का प्रेत। इसके अलावा इनको कहा जाता है हृदयहीन कवि, हृदयहीन कवि। चलिए इनकी कुछ रचनाओं को देख लेते हैं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में यदि हम देखें तो इनकी जो रचनाएं हैं मुख्यतः वो कौन कौन सी हैं? इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, फिर क्या है? नक्सिक, जैसे रसिक प्रिया, इनकी लगभग 9 रचनाएं हैं दोस्तों, है ना। जैसे रसिक प्रिया है, नक्सिक है, विरुदावली है, एक है प्रताप विरुदावली, एक इनकी रचना है विज्ञान गीता, विज्ञान गीता, ठीक है। रसिक प्रिया, नक्सिक, है ना, विरुदावली, प्रताप विरुदावली, एक इनकी विज्ञान और गीता करके जो है वो रचनाएं हैं। एक बार देख लें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। केशवदास की हो गई कठिन काव्य की प्रेत, हृदयहीन कवि, कालिदास, शेक्सपियर है ही, सूरदास, तुलसीदास, क्योंकि मध्य प्रदेश से नहीं जुड़े हैं इसलिए इनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इनकी भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे तुलसीदास जी की एक आप याद रखना, रामचरितमानस। रामचरितमानस कितने कांड हैं? 7 कांड हैं रामचरितमानस। इसी में सुंदरकांड है, जो कि आज के समय में हम देखें तो भारत में तो अगर देखा जाए तो लगभग में भारत ही नहीं विश्व में भी बहुत सारी जगह पर, लेकिन भारत में देखा जाए तो प्रत्येक घर की ये शान है ना, रामचरितमानस सभी के घर में होती है। जिस प्रकार से यहाँ पर तुलसीदास जी का वर्गमय व्यक्तित्व देखने को हमको मिलता है, इसी प्रकार से जब हम मध्यकाल में आते हैं, अकबर के आसपास के समय की बात है, उस समय तुलसीदास जी का जो व्यक्तित्व इसी तरीके से निकल जाता है। तो तुलसीदास जी ने उत्तर भारत को पूरा इस तरीके से कैप्चर कर रखा है कि जो दूसरे अन्य कवि हैं या अन्य जो व्यक्ति हैं वो आसपास भी नजर नहीं आ पाते। हालांकि ऐसा नहीं है कि अन्य जो कवि हैं वो कमजोर हैं, वो उनकी भी रचनाएं अद्भुत हैं अपने आप में, पर तुलसीदास जी की बात अलग है। तुलसीदास जी का इतना ज्यादा महिमामंडन है कि लोग उन्हीं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। रामचरितमानस किसने लिखी है? केशवदास, कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, कोई डाउट नहीं है तुलसीदास। और रामायण किसने लिखी है? रामायण, तो रामायण जो है वो लिखी है किसने? वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि जी ने। अब देखिए वाल्मीकि जी क्या थे? एक तरीके से चोर थे, डकैत थे, है ना। राम राम जब बोलना चालू किया तो ये ऐसा ज्ञान हुआ कि पूरी पूरी रामायण लिख डाली उन्होंने। तो राम राम में वो शक्ति तो है ही। चलिए, जगनिक किसके दरबार में रहा करते थे? जगनिक, चंदेल, चौहान, प्रतिहार या ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? चंदेल। चंदेलों के यहाँ पर जगनिक रह रहे हैं। जगनिक ने लिखा क्या है? तो एक तो लिखी है उन्होंने परमाल रासो, परमाल रासो। क्यों लिखी है परमाल रासो? उसका एक कारण है। क्या कारण है बताइए आप लोग, बता पाएंगे? चलिए मैं बताता हूँ।
परमाल रासु, क्योंकि जगन्नाथ जिसके दरबार में रह रहे हैं वो कौन है? परमार्दी देव, चंदेल वंश का अंतिम शासक है, अंतिम महाशासक कह सकते हैं। क्या नाम है? परमार्दी देव, परमार्दी देव। इसी के दरबार में दो टॉप क्लास के योद्धा रहते हैं, इसका नाम क्या है? आल्हा उदल, आल्हा और उदल। अब ये दो व्यक्ति हैं जो किसके दरबार में रह रहे हैं? परमार्दी देव के दरबार में रह रहे हैं। तो इन्हीं आल्हा उदल पर इन्होंने एक आल्हा खंड भी लिखा है। क्या लिखा है? आल्हा खंड। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि चंदेल जो है वो बुंदेलखंड से संबंधित है, बुंदेलखंड का बहुत सारा हिस्सा मध्य प्रदेश में लगता है, इसीलिए प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए चंदेलों से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आल्हा खंड लिखा है। तो परमाल रासु लिखी, क्योंकि परमार्दी देव यहाँ पे रह रहे हैं, तो जिसके यहाँ रहेंगे उसका बखान करना ज्यादा उचित होगा कि नहीं? जरूरी भी है। तो ये लिखा साथ साथ में दो यहाँ पर सैनिक हैं बहुत मजबूत, इनकी जो वीरता की गाथा है वही है आल्हा खंड। इसमें लगभग 52 लड़ाइयां हैं। कितनी लड़ाइयां हैं? 52 लड़ाइयां हैं। ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी लोक कथा है, विश्व की सबसे बड़ी लोक कथा, सबसे बड़ी लोक कथा। अभी देख लेना आप लोग अपने मोबाइल में, इसको देख लेना, सर्च कर लेना, जैसे आप लोग करोगे इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और बहुत बड़ा इसका पीडीएफ है। ये पूरी रचना इन्होंने यहीं पर की है। और जब ये गाया जाता है बुंदेलखंड में, एक है भी आला गायन है कि नहीं है? अभी इसके पुरानी वाली जो क्लास थी, जब हम लोग गायन को पढ़ रहे थे तो हमने एक आला गायन देखा था ना बुंदेलखंड में। इन्हीं की जो कविता है, इन्हीं की कविता को उसमें गाया जाता है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी लोक कथा है। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किसने किया है? एक व्यक्ति है जिनका नाम है इलियट। इलियट ने सर्वप्रथम इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। अनुवाद किसमें किया? अंग्रेजी में। चलिए ठीक है, चलिए देखिए कितने सारे प्रश्न आपके निकल के आए। आए निकल के प्रश्न की नहीं आए? चंदेल तो क्या हो गया? परमाल रासु, परमार्दी देव, आल्हा उदल, आल्हा खंड, 52 लड़ाइयां, विश्व की सबसे बड़ी लोक कथा। इलियट जो है इन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद कर रखा है। चलिए अब जैसे चौहान, प्रतिहार, चौहान कहां पर थे? तो ये चौहान तो मुख्यतः कहां पर है? अजमेर में है। दिल्ली के लिए लड़ते रहते हैं, है ना? तो कहां पर है ये? अजमेर में है। दिल्ली सेंटर था और कन्नौज में कौन थे? घेरवाल थे। तो इनका आपस में युद्ध होता रहता था। ये तो गए चौहान। प्रतिहार हमारे कहां है? प्रतिहार शुरुआत में तो कहां पर है? मालवा वाले क्षेत्र में है, यानी कि अवंती इनकी राजधानी थी। फिर इसी में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है नागभट्ट द्वितीय, जो अपनी राजधानी कहां पर कर लेता है? कन्नौज कर लेता है। याद रखिएगा, कहीं कहीं आप देखते हैं कि मिहिर भोज ने अपनी राजधानी को कन्नौज कर रखा है, तो वो भी आप देखते हो। अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें हैं। मुख्यतः यदि हम देखा जाए तो नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कहां पे कर ली थी? तो वो कन्नौज कर ली थी। ठीक है ना? प्रतिहारों को किस वजह से जाना जाता है? ये लक्ष्मण के वंशज हैं, और भारत में जब अरब अटैक हो रहे हैं, तुर्की अटैक हो रहे हैं, तो उस समय भारत को जो बचाने का प्रयास है एक प्रतिहार के रूप में, द्वारपाल के रूप में, तो वो किसने किया है? प्रतिहारों ने किया है। पर इन्हीं प्रतिहारों में एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्या? जयपाल। जयपाल क्या कर देता है? गद्दारी कर देता है और महमूद गजनवी के सामने समर्पण कर देता है, जिस वजह से एक चंदेल शासक है, कौन? विद्याधर चंदेल, जो जाएंगे और उनकी हत्या करवा देंगे। किसकी? जयपाल की। ठीक है ना? इस प्रकार सॉरी राज्यपाल की। तो राज्यपाल इस प्रकार से चंदेल वंश का अंतिम शासक है। बहुत सारे महान शासक थे जो है चंदेल वंश में भी, चौहान में भी थे और इनमें भी थे। किनमें? परमारों में भी थे, प्रतिहारों में भी थे। चलिए संत सिंगा जी का संबंध है। संत सिंगा जी बार बार पूछे जाते हैं। निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड या बघेलखंड। संत सिंगा जी का संबंध बता दीजिए भैया, कहां से है संत सिंगा जी? मैं आपसे चर्चा कर ही रहा था। आइए आप प्रश्न ये कहां से हैं? निमाड़ से संबंधित हैं। देखिए संत सिंगा जी जो है, इनकी जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः परचारी में है। किसमें? परचारी। ये परचारी दरअसल जो उस समय पर संत सिंगा जी गाया करते थे उनका संकलन है। ये संकलन किसने किया है? तो परचारी का संकलन। याद रखना, संकलन, संकलन करता है इनके शिष्य खेमदास। ये आता है प्रश्न, संकलन करता कौन है? खेमदास, खेमदास। और इनकी एक पुस्तक भी है जिसमें भी इनकी जो वाणी है, जो इन्होंने बोला है वो सब है। उसका नाम है अनहद का नाद, अनहद का नाद। ठीक है ना? अनहद का नाद। एक याद रखिएगा परचारी और एक अनहद का नाद। ये संत सिंगा जी दरअसल है क्या? संत सिंगा जी जिस समय के हैं उस समय कबीर भी हैं, यानी मध्यकालीन भारत की बात है। कबीर के ये समकालीन हैं, कबीर से प्रभावित भी हैं, लगभग कबीर के जैसे ही हैं। आप समझिएगा इसको, कबीर के समकालीन, कबीर के समकालीन है, समकालीन। तो चूंकि कबीर के समकालीन है, बाद में फिर जब इतिहासकारों ने देखा, व्यक्तियों ने देखा कि इनकी रचनाएं भी लगभग वैसी ही हैं जैसी सभी रचनाएं हैं, जैसे कबीर की रचनाएं हैं। तो कुछ कुछ जब समता देखी तब उन्होंने जो
व्यक्ति हैं, उन लोगों ने इनका एक नाम दिया कि इनको भी कबीर जो है वो निमाड़ का कबीर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? निमाड़ का कबीर, निमाड़ का कबीर, है ना, निमाड़ का कबीर। जैसे भीमा नायक हैं, उनको क्या कहा जाता है? आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है। जैसे टांटिया बिल उनको रॉबिन हुड कहा, इंडिया का रॉबिन हुड कहा जाता है। उसी प्रकार से निमाड़ का जो कबीर है उसको कहा जाता है संत सिंगाजी को कहा जाता है। दो बातें, परचारी और अनहद का नाल आपको याद रखना है। और तीसरी बात ये है कि भैया ये जो पहले की दो बातें बताई इनको भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन संबंधित हैं उज्जैन, विदिशा, सतनाया, मंदसौर से। तो बालकृष्ण शर्मा जी कहाँ से संबंधित हैं? उज्जैन से हैं, विदिशा से हैं, सतना से हैं या मंदसौर से हैं। तो ये मुख्यतः उज्जैन से संबंधित हैं। कहाँ से? उज्जैन से संबंधित हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो अक्सर पूछ ली जाती हैं दोस्तों। कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक तो उर्मिला है, एक रश्मि रेखा है, एक है इनकी आपलक। ये इनकी रचनाएं हैं। उर्मिला है, उर्मिला किससे संबंधित है? ये लक्ष्मण जी की पत्नी है। तो निश्चित तौर पर लक्ष्मण जी चले जाते हैं। जब लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं तो उर्मिला तो बेचारी वैसे ही कुर्बान हो गई, नहीं हुई। सीता जी तो मान लो राम जी के साथ में चली गई। अब जो उर्मिला है वो नहीं जा पा रही हैं और अकेली हैं, नई नई शादी उनकी हुई है। तो उन्हीं से संबंधित जो वो छोड़कर चली गई हैं, तो उनके दुख का जो बखान है वो इसमें है, ठीक है। एक तो हो गई उर्मिला, रश्मि रेखा और आपलक, ठीक है ना। इतनी रचनाएं की हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। और ये कहाँ से संबंधित हैं? तो उज्जैन से ये संबंधित हैं। आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। चलिए, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म हुआ था श्योपुर, उज्जैन, विदिशा, ग्वालियर। तो कहाँ पर हुआ इनका जन्म? इनका जन्म हुआ है श्योपुर में। गजानन माधव मुक्ति बोध। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? जैसे चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, मुंह टेढ़ा। याद रखिएगा श्योपुर, ये श्योपुर है, श्योपुर ये ग्वालियर चंबल वाला क्षेत्र है ना, वहीं पर है गजानन माधव मुक्ति बोध। जैसे कि चांद का मुंह टेढ़ा है ना। इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। अभी देखिए आगे और रचनाएं आएंगी तो उन पर चर्चा करेंगे। तो ये थे कौन? गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न क्या है। मुल्ला रमू जी का जन्म हुआ था श्योपुर, उज्जैन, विदिशा, भोपाल। देखिए मुल्ला रमू जी जो है ना, ये मुख्यतः कहाँ से संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित है दोस्तों, ये मुख्यतः भोपाल से संबंधित है। कहाँ से? भोपाल से। इनको गुलाबी उर्दू का जन्मदाता भी माना जाता है। क्या? गुलाबी उर्दू का इनको जन्मदाता भी कहा जाता है। गुलाबी उर्दू का जन्मदाता, ठीक है ना। गुलाबी उर्दू से संबंधित हैं कौन? मुल्ला रमू जी। ये मुख्यतः भोपाल से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उर्दू के एक महान कवि हैं, उर्दू के महान कवि। चलिए आगे का प्रश्न क्या है। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? डॉक्टर सिमंगल सिंह सुमन, माखनलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी की बारात किसकी जो रचना है दोस्तों, किसकी है? डॉक्टर सिमंगल सिंह सुमन की है, माखनलाल की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो मिट्टी की बारात है ये डॉक्टर सिमंगल सिंह सुमन की है। और कौन कौन सी और भी कुछ रचनाएं हैं इनकी बिल्कुल हैं, जैसे हिलोल, हिलोल भी इनकी रचना है। हिलोल है, मिट्टी की बारात है ना। अब जैसे माखनलाल है, इनकी तो मैं रचनाएं आप लोग बता ही चुका हूँ, बार-बार बताता रहता हूँ। हिमकिरीटी, हिमतरंगिणी, है ना, पुष्प की अभिलाषा। तो ये पूरी की पूरी किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ हम रचनाओं देख लेते हैं। जैसे इनकी जो रचनाएं हैं जो अक्सर पूछी ही जाती हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन है उससे भी जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई हैं कि नहीं जुड़ी हुई हैं? इनकी जो रचनाएं हैं जैसे मुकुल, मुकुल। एक रचना कौन सी है? त्रिधारा, त्रिधारा। एक है वीरों का वसंत कैसा हो, वीरों का वसंत कैसा हो। एक है झांसी की रानी, झांसी की रानी। देखिए कितनी है। मुकुल, त्रिधारा, वीरों का वसंत कैसा हो और झांसी की रानी। झांसी की रानी की वजह से ही सुभद्रा कुमारी चौहान को सबसे ज्यादा जो एक तरीके से जो ख्याति मिली है वो यही है। एक और इनकी बहुत शानदार जो रचना है वो है उन्मादिनी, उन्मादिनी। इससे भी प्रश्न आता है, उन्मादिनी।
ये मुख्यतः महिलाओं पर लिखी गई है और बहुत ही शानदार है। अभी मैं उसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि अभी मेरे को और क्लास को आगे बढ़ाना है। तो कौन कौन सी होंगी? मुकुल, त्रिधारा, वीरों का बसंत कैसा हो, झांसी की रानी और उन्मादिनी। ये किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। हमने किससे चालू किया था? मिट्टी की बारात, तो डॉक्टर सिमंगल सिंह सुमन, हिलोल की रचना है। मिट्टी की बारात भी है। माखनलाल की मैं चर्चा कर ही चुका हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल, त्रिधारा, वीरों का बसंत कैसा हो, झांसी की रानी और उन्मादिनी। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। दर्द दीवानी रचना किस कवि की है? दर्द दीवानी, बाल कवि बैरागी, माखनलाल, राजेंद्र माथुर या नर्मदा प्रसाद। दर्द दीवानी किसकी रचना है दोस्तों? बाल कवि बैरागी की है, माखनलाल की है, राजेंद्र माथुर की है या नर्मदा प्रसाद की है? दोस्तों ये बाल कवि बैरागी की है। किसकी है? बाल कवि बैरागी की है दर्द दीवानी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी का संबंध है अशोकनगर से, भोपाल से, ग्वालियर से या नीमच से? गणेश शंकर विद्यार्थी का जो संबंध है वो है दोस्तों अशोक नगर से। अब ये गणेश शंकर विद्यार्थी इन्होंने किसको लिखा हुआ है? तो इन्होंने एक पत्रिका रखी थी प्रताप, यानी प्रताप का इन्होंने प्रकाशन करवाया था। किसका? प्रताप का। प्रताप नाम से एक पत्रिका चलती थी, वो किससे संबंधित है? गणेश शंकर विद्यार्थी से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? सैयद मुश्ताक अली किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आप लोग जानते ही होंगे, जूडो, शतरंज, फुटबॉल या क्रिकेट। तो ये किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों? ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। सैयद मुश्ताक अली जूडो, शतरंज, फुटबॉल या क्रिकेट, तो किससे जुड़े हैं? क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। चलिए, मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? केशवदास, कालिदास, सूरदास या तुलसीदास? तो भैया कौन है? कालिदास है। अभी अपन ने चर्चा की कालिदास की पूरी रचनाएं देखी थी, है ना। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रम उर्वशी है और इनकी माल काव्यमित्र, ये तो 3 नाटक हो गए। फिर इनके खंड काव्य हैं जैसे कि मेघदूत है ना, और ऋतुसंहार है। फिर इनके 2 महाकाव्य आ जाते हैं। हमने खंड काव्य देखे। जो महाकाव्य हैं कौन कौन से हैं? एक तो महाकाव्य का सबसे महत्वपूर्ण है कुमार संभव, है ना। और एक और दूसरा कौन सा महाकाव्य है? अब बोलो आप लोग कमेंट में बताइएगा, पहले आप लोग देख चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? बैजू बावरा का जन्म कहाँ हुआ? चंदेरी, बेसनगर, खजुराहो या ओरछा? बैजू बावरा। अब ये बैजू बावरा भी एक प्रसिद्ध कौन है? संगीतज्ञ है। संगीतज्ञ है। किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे, ये बैजू जो हैं ये मुख्यतः किसके दरबार में थे? जो मान सिंह तोमर है ना, उनके दरबार में ये रहते थे। बैजू, बक्सू, हरिदास और तानसेन। याद रखना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, संगीतज्ञ हैं। इनका जो जन्म है वो कहाँ हो रहा है ये तो अपन देखेंगे ही, पर ये किसके दरबार में रहते थे इसको देख लेते हैं। इनका जो मुख्य दरबार था वो था मान सिंह तोमर। मान सिंह तोमर। मान सिंह तोमर के दरबार में रहा करते हैं। बैजू कौन कौन है? यहां से देखना, बैजू, बक्सू, हरिदास और तानसेन। ठीक है ना। फिर जब मान सिंह तोमर जो है कहीं ना कहीं हार जाते हैं और अकबर की सत्ता आ जाती है, जब अकबर की सत्ता आ जाती है तो अकबर के पास में ये तानसेन चले जाते हैं। हरिदास अपना रीवा वाला जो क्षेत्र है वहां चले जाते हैं। और फिर बैजू और बक्सू ये भी रहते हैं। तो ये मुख्यतः किसके दरबार में रहा करते थे? तो मान सिंह तोमर के दरबार में रहा करते थे। याद रखना। जन्म इनका कहां पर हो रहा है? इनका जन्म चंदेरी में हो रहा है। कहां हो रहा है? चंदेरी। अच्छा, यहाँ बेसनगर लिखा है, किसका नाम है? विदिशा का नाम है। विदिशा का नाम है कि नहीं है? खजुराहो के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये चंदेरियों की क्या थी? एक समय पर राजधानी हुआ करती थी। ठीक ही नहीं, चंदेरियों की 3 राजधानियां थी, एक खजुराहो, एक कालीचंद और एक महुआ है। खजुराहो में बहुत सारे जो मंदिर हैं वो किसके द्वारा बनवाए गए हैं? चंदेरियों का। आता है बहुत सारा प्रश्न है, इसको गलत मत करके आना। तो यहाँ के जो मंदिर हैं वो किसके द्वारा बनवाए गए हैं? चंदेरियों के द्वारा बनवाए गए हैं। और मंदिर मुख्यतः है किससे संबंधित? जैन धर्म भी है और हिंदू धर्म भी है। बौद्ध धर्म के हैं पर कम है, जैन और हिंदू दोनों देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओरछा में क्या है? तो ओरछा में राम मंदिर है कि नहीं है? राम मंदिर। अब आता है प्रश्न, ये जो राम मंदिर है यहाँ पर किनकी मूर्ति है? तो राम के रूप में पूजे तो जाते हैं पर जो मूर्ति है वो किसकी है? विष्णु जी की मूर्ति है। किसकी है? विष्णु जी की मूर्ति। यहाँ पर एक महान शासक हुआ जिसका नाम है यशोवर्मन, जिसको हम लक्ष्मण सिंह के नाम से भी जानते हैं। इसी लक्ष्मण सिंह ने विष्णु जी की प्रतिमा को यहाँ पर प्रतिष्ठित किया था, जिन्हें राम के रूप में पूजा जाता है। इसी को हम राम मंदिर भी कहते हैं, इसी को हम लक्ष्मण मंदिर भी कहते हैं। इस वजह से क्योंकि लक्ष्मण सिंह जो कि यशोवर्मन है, इसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखना, ऑप्शन में वो यशोवर्मन या फिर लक्ष्मण सिंह दोनों दे देंगे, है ना। तो यशोवर्मन कौन है? लक्ष्मण वर्मन है। इसके बाद में राजा फिर ढंगाते हैं जो विश्वनाथ, दीनानाथ, जिननाथ इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
कितने प्रश्न निकल के आए आपके? निकल के आए। ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित होता है? भोपाल, विदिशा, रायसेन या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ध्रुपद समारोह है दोस्तों, ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है मुख्यतः भोपाल में। कहाँ पर होता है? भोपाल में ये समारोह होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे का प्रश्न क्या कह रहा है। खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत कब से हुई? 1976, 1972, 1975 या 1978? इसकी जो शुरुआत है वो मानी जाती है दोस्तों 1976 से, खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत। चलिए आगे देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। टेपा समारोह, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, टेपा समारोह कहाँ आयोजित होता है? उज्जैन, नीमच, मंदसौर और भोपाल। कहाँ पर होता है? उज्जैन में होता है टेपा समारोह, उज्जैन में होता है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं आगे का प्रश्न क्या है। बुंदेलखंड का जयदेव किसे कहा जाता है? ईश्वरी, भभूति, कालिदास या जनक? तो बुंदेलखंड का जो जयदेव है वो किसको कहा जाता है? ईश्वरी को कहा जाता है। बिल्कुल ईश्वरी को कहा जाता है। इनकी कितनी रचनाएं हैं पहले इनका जन्म देख लें। इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हो रहा है? इनका जन्म हो रहा है झांसी में। कहाँ? झांसी में। तो एक तो बात हो गई ये, भैया झांसी में इनका जन्म हो रहा है। दूसरी बात ये मुख्यतः आप लोगों ने सुन रखा होगा, फागे जो गाई जाती हैं वो इन्हीं से संबंधित हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो पूछी जाती हैं, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है एक ईश्वरी सतसई, है ना? ईश्वरी सतसई, एक है ईश्वरी प्रकाश, ईश्वरी प्रकाश, और एक है ईश्वरी की फागे, ईश्वरी की फागे। ठीक है, ईश्वरी सतसई, ईश्वरी प्रकाश, ईश्वरी की फागे। इन्हें क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का जयदेव भी कहा जाता है। देखेंगे होली के समय पे ढोलक भयंकर बजाते हैं, फागे गा रहे हैं, तो किनसे संबंधित हैं? इन्हीं से संबंधित हैं। ठीक है ना? एक और कवि है अक्सर पूछ लिया जाता है, घाघ, कवि घाघ। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति हैं जो गांव से संबंधित हैं और उनको ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन वो कुछ इस तरीके के दोहे बोलते हैं जो कृषि से संबंधित हैं। वो जो दोहे हैं वो किसके हैं? कवि घाघ के हैं। घाघ कवि आता है तो ऐसा आता है कि इनको और क्या कहा जाता है? कवि घाघ को कहा जाता है कृषि पंडित। क्या कहा जाता है? कृषि पंडित। यानी उस समय पर इन्होंने अपने दोहे के माध्यम से कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो डायरेक्ट हमारे खेतों से संबंधित हैं। यानी हम किसी चीज को उगा रहे हैं तो किस समय पर उगाना चाहिए, किस समय उनको पानी देना चाहिए, तो ये सब उन्होंने दोहे के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और आज उनके दोहों को देखें तो एकदम सटीक वहां पर बैठते हैं कि हाँ भैया ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अन्यथा नुकसान हमें भरना पड़ सकता है खेती के मामले में। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कृषि पंडित कहा जाता है। तो ये कवि घाघ, ये कहाँ से संबंधित थे? कन्नौज से संबंधित थे, पर मध्य प्रदेश में भी इनकी गिनती होती है, तो ये कन्नौज से संबंधित थे। कहाँ से? कन्नौज से। चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या है? आगे चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो यहाँ पर अपन इसको समाप्त करते हैं। चलिए जैसे कवि घाघ है, कृषि पंडित हो गया, ईश्वरी यहाँ के हो गए, जगनिक जो थे वो कहाँ से संबंधित थे? तो जगनिक परमार्थी देव के जो है वहां पर रहा करते थे, और जो भरथरी है वहां से संबंधित थे, मालवा से संबंधित थे। इन बातों को याद रखना दोस्तों। ये नाम जब आप बार बार पढ़ोगे तभी अच्छे से याद होंगे, नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप इनको भूल जाओगे। इसलिए ये वाली जो पीडीएफ है यदि आपको चाहिए टेलीग्राम से जाना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी जो आपको बहुत काम की है। जब परीक्षा देने जाएंगे, पेपर देने जाएंगे तो पीडीएफ एक बार देख लेंगे, मान लो आपने क्लास एक बार देख ली, 2 बार देख ली, फिर भी यदि पीडीएफ हाथ में है तो उसमें क्या होगा कि आप चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।